हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बुआ, तुम शादी कल के तली जाओगी? नन्ही परी ने राधिका की गोद में बैठते हुए पूछा। राधिका ने उसे गोद में बिठाते हुए कहा, हाँ मेरी गुड़िया, और उसके फूले फूले गालों को चूम लिया। परी उदास होते हुए बोली, फिर मेरे साथ खेलेगा कौन? अरे मेरी नन्ही परी, जब बुलाएगी मैं दौड़ी चली आऊंगी। बोलते हुए राधिका ने परी को गले से लगा लिया। राधिका आज अपने को बहुत खुशनसीब मान रही थी। इतनी प्यारी गोल मटोल सी भतीजी थी उसके पास, और बहुत ही समझदार भाई संजय और भाभी बबीता भी। आज ये सब उसके साथ नहीं होते तो उसका जीवन ऐसा बिल्कुल नहीं होता जैसा कि आज है। परी को गले से लगाए वो पिछली यादों में खो गई। माता पिता दोनों एक दुर्घटना में चल बसे थे। भाई संजय की तुरंत ही नौकरी लगी थी और उस पर 15 साल की राधिका की भी जिम्मेदारी आ गई। खुद भी वो इतना परिपक्व नहीं था कि अपने साथ साथ छोटी बहन की भी देखभाल कर लेता। फिर भी जितना उससे होता वो राधिका का ध्यान रखने की कोशिश करता। उस वक्त राधिका 11वीं कक्षा में थी। उसकी पढ़ाई का ध्यान रखते हुए उसने राधिका का नाम घर के पास ही एक कोचिंग सेंटर में लिखा दिया, जिससे उसको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। संजय को ऑफिस से आते आते देर हो जाती थी, इसलिए वो राधिका को पढ़ाने के लिए बिल्कुल समय नहीं दे पाता था। राधिका वैसे तो बहुत समझदार थी, पर माता पिता के आकस्मिक निधन से सकते में आ गई थी। दिन भर गुमसुम सी रहती। भाई के पास भी इतना समय नहीं था कि वो राधिका के पास हर वक्त रह सके। कोचिंग शुरू हुए 1 महीना हो चुका था। राधिका ने नोटिस किया कि एक लड़का उसके कोचिंग आने और जाने दोनों टाइम सड़क की दूसरी तरफ खड़ा होकर उसे ही देखता रहता है। राधिका ने उसकी तरफ ध्यान नहीं देना ही उचित समझा और अनदेखा करती रही। एक दिन जब वो कोचिंग क्लास से बाहर निकली, उस लड़के ने झट से एक कागज का टुकड़ा उसके हाथ में पकड़ा दिया और भाग गया। राधिका ने उस कागज की तरफ देखा तो पहला अक्षर लिखा था जाने मन। राधिका ने झट से कागज मोड़कर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। घर आकर उसने उसे फिर से कागज को खोला और पढ़ने लगी। जाने मन, जब से तुमको देखा है बस तुम ही तुम छाई हो दिलो दिमाग में। मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ, तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? पढ़कर राधिका के मन में अजीब सा एहसास हुआ। आज तक कभी उसके साथ इस तरह की बात नहीं हुई थी और उसके गुमसुम रहने की वजह से कोई उसका दोस्त भी नहीं था। उम्र की नादानी या जो भी हो, अगले दिन कोचिंग के बाहर जब वो लड़का दिखा तो राधिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई। उसका नाम पंकज था। उम्र में कोई 3-4 साल बड़ा होगा वो राधिका से, पर राधिका को पंकज का साथ अच्छा लगता था। अब कोचिंग के बाद उसके साथ काफी वक्त बिताने लगी थी वो। घर पर भी कोई नहीं था और भाई भी देर से आता था तो उसे रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था। पंकज अच्छा लड़का नहीं था, बुरे लोगों के साथ उसकी संगत थी। धीरे धीरे उसने राधिका को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया। शराब और ड्रग्स की भी लत लग गई थी राधिका को उसके संगत में। एक दिन संजय काम से जल्दी घर लौटा तो उसने देखा कि राधिका घर पर नहीं है। वो परेशान हो गया। कोचिंग फोन किया तो पता चला कि क्लास तो 1 घंटे पहले ही खत्म हो चुकी थी। वो परेशान से अंदर बाहर चहलकदमी करने लगा। उसे समझ नहीं आया कि राधिका आखिर कहाँ गई होगी। वो जानता था कि उसकी कोई दोस्त नहीं है और वो सीधा घर आती थी कोचिंग के बाद। शाम ढलने लगी थी और संजय की परेशानी बढ़ती जा रही थी। तभी घर के बाहर एक मोटरसाइकिल रुकने की आवाज आई। संजय दौड़कर बाहर आया तो देखा कि राधिका उसी मोटरसाइकिल से उतरी। राधिका को छोड़कर मोटरसाइकिल वाला चला गया। घर की तरफ बढ़ते ही राधिका की नजर भैये पर पड़ी तो वो सकपका गई और नजर नीचे किए चुपचाप अंदर चली गई। पीछे संजय भी आया और पूछा, कौन था वो और इतनी देर कहाँ थी तुम? राधिका चुप रही, कोई जवाब नहीं दिया उसने। संजय ने फिर पूछा। जवाब ना मिलने पर राधिका के करीब जैसे ही आया उसके नथुनों से शराब की तेज गंध टकराई। संजय की चिंता ने अब गुस्से का रूप ले लिया। उसने जोरदार थप्पड़ राधिका के गाल पर जड़ दिया और कहा,
आज के बाद तुम्हें कोचिंग जाने की कोई जरूरत नहीं। जब तुम्हें यही सब करना है और पढ़ाई नहीं करनी तो कोई फायदा नहीं जाने का। अब से घर में रहो और जो भी लड़का था उससे अब कभी नहीं मिलोगी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी इस हालत का वही जिम्मेदार है, समझी? राधिका चुपचाप सुन रही थी। संजय अब जोर से चिल्लाया, समझी या नहीं समझी? नहीं समझी और ना ही समझूंगी। आपके पास टाइम नहीं है, पूरा दिन बस स्कूल, कोचिंग और पढ़ाई। एक इंसान नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं। पंकज मेरा सच्चा दोस्त है, वो मेरा ख्याल रखता है, मैं उससे मिलना नहीं छोड़ूंगी। राधिका का नशा सर चढ़कर बोल रहा था। फिर उसने कमरे में जाकर धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। संजय परेशान कि कैसे संभाले इस स्थिति को। उसने अगले दिन ऑफिस को ईमेल करके 2 दिन की छुट्टी ले ली। पूरा दिन घर पर ही रहा। राधिका से कई बार शांति से बात करने की कोशिश की, पर उसको कुछ सुनना और समझना ही नहीं था। पंकज उसके दिमाग में पूरी तरह छाया हुआ था। राधिका की नशे की आदत लग चुकी थी। एक दिन बीतते बीतते वो नशे के लिए छटपटाने लगी। भैये से छुपकर उसने पंकज को फोन किया और सारी बात बताई और कहा, मुझे निकालो इस जगह से। पंकज ने कुछ सोचते हुए कहा कि चिंता मत करो, सारा इंतजाम करके मैं फोन करता हूँ। इधर संजय ने परेशान होकर अपनी ऑफिस कलीग और दोस्त बबीता को फोन पर सारी बात बताई और पूछा, क्या और कैसे संभालूं मैं? आज माँ की बहुत याद आ रही है। बोलते बोलते रोने लगा। उसे रोते हुए देखकर बबीता भी परेशान हो गई। कहा, तुम घबराओ नहीं, मैं ऑफिस के बाद शाम को तुमसे मिलती हूँ। कोई न कोई हल जरूर निकल जाएगा। जब शाम को संजय और बबीता दोनों मिले तब भी संजय परेशान ही था। बबीता ने कहा, संजय अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। संजय ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा तो बबीता फिर बोल उठी, देखो राधिका अभी टीनेज में है। इस समय मानसिक और शारीरिक बहुत से बदलाव होते हैं। बहुत सी बातें वो तुमसे खुलकर नहीं कर सकती। हाँ, माँ होती तो और बात थी, पर वो नहीं है और उसे कोई ऐसा चाहिए जिसे वो हर बात बता सके। मैं कब से शादी करना चाह रही थी, माँ पापा ने भी कब की स्वीकृति दे दी है। वो तो तुम ही हो जो टाल रहे थे कि राधिका को सेटल करने के बाद अपने लिए सोचोगे। मैं राधिका की दोस्त बनकर रहूंगी। वो खुलकर अपनी समस्या मेरे साथ बांट सकेगी और मैं उसका ध्यान भी रख सकूंगी। संजय सोच में पड़ गया। उसे भी बबीता की बात सही लग रही थी। दूसरी तरफ पंकज ने राधिका को फोन किया और कहा, सुनो, तुम कैसे भी रात 11 बजे मुझे स्टेशन पर मिलो, हम भाग चलेंगे। और हाँ, कुछ कैश और अगर ज्वेलरी पड़ी हो तो वो भी ले आना, काम आएगी नई जगह पर। राधिका खुश हो गई। संजय उस वक्त बबीता से मिलने गया हुआ था। मौका सही था। उसने फटाफट एक बैग में अपने कुछ कपड़े रखे और अलमारी से माँ की सारी ज्वेलरी और कैश भी उठाकर बैग में भर लिया और बैग पलंग के नीचे छुपा दिया। संजय घर लौटकर आया और एक बार फिर से राधिका से बात करने की कोशिश के लिए उसका दरवाजा खटखटाया। अंदर से राधिका ने चिल्लाकर कहा, चले जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। संजय को बबीता की कही बात याद आई कि थोड़ा वक्त दो उसे। संजय अपने कमरे में चला गया। दोनों में से किसी ने खाना नहीं खाया उस दिन। 10 बजे राधिका धीरे से कमरे से निकली और झांक कर भाई के कमरे में देखा संजय सो चुका था। फिर अपने कमरे में जाकर उसने बैग लिया और चुपके से निकल गई स्टेशन के लिए। स्टेशन पहुंचकर वो इधर उधर पंकज को ढूंढने लगी। थोड़ी देर में उसे पंकज आता हुआ दिखाई दिया तो उसने राहत की सांस ली। आते ही पंकज ने पूछा, तुम कैश और ज्वेलरी लाई हो? राधिका ने हाँ में सर हिलाया तो पंकज ने उसके हाथ से बैग ले लिया और बोला, चलो मेरे साथ, थोड़ी दूर पर गाड़ी का बंदोबस्त किया है मैंने। राधिका उसके पीछे पीछे चल पड़ी। रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे थोड़ी दूर पर एक सुनसान सी जगह पर पहुंचे ही थे कि 4-5 नकाबपोश ने उन दोनों को घेर लिया। एक ने पंकज के सर पर डंडा मारकर बैग छीन लिया। पंकज वहीं बेहोश हो गया। ये देखकर राधिका के होश उड़ गए। भागने की कोशिश की तो सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और हैवानियत पर उतर आए। राधिका चिल्लाती रही पर उस सुनसान जगह पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे बेहोश और घायल अवस्था में छोड़कर बदमाश भाग गए। इधर अचानक संजय की नींद खुल गई तो उसने सोचा, एक बार राधिका को देख आऊं।
जाकर देखा तो राधिका कमरे में नहीं थी। उसके तो होश उड़ गए। पूरे घर और बाहर वो राधिका को आवाज देता ढूंढता रहा, पर राधिका हो तो मिले ना। उसने फिर बबीता को फोन लगाया और राधिका नहीं मिल रही बोलकर रोने लगा। बबीता ने कहा, घबराओ नहीं, मिल जाएगी, तुम पुलिस स्टेशन पहुंचो, मैं भी पहुंच रही हूं। संजय पुलिस स्टेशन की ओर निकल गया। उसके पहुंचने तक बबीता भी पहुंच गई थी। सारी बात जानने के बाद इंस्पेक्टर ने कहा, घबराइए नहीं, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, आपकी बहन को हम ढूंढ लेंगे। इंस्पेक्टर ने 2 टीम बनाकर सर्च के लिए भेज दिया और खुद भी निकल पड़े। संजय और बबीता भी विनती करके इंस्पेक्टर के साथ हो लिए। पूरे शहर, बस स्टेशन, होटल, हर जगह उसको खोजा जा रहा था। रात के करीब 2 बजे इंस्पेक्टर के पास सब इंस्पेक्टर का फोन आया। उसने कहा कि रेलवे ट्रैक के पास एक लड़की बेहोश पड़ी हुई है, साथ में एक लड़का भी है। इंस्पेक्टर ने जीप बताए हुए लोकेशन की तरफ मोड़ने का आदेश दे दिया। करीब 15 मिनट में वहां पहुंच गए। देखते ही संजय के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो राधिका ही थी। राधिका और पंकज को उठाकर हॉस्पिटल लाया गया। पंकज को तो होश आ गया, लेकिन राधिका को अभी तक होश नहीं आया था। पुलिस पंकज से पूछताछ कर रही थी। पंकज ने जो कुछ भी हुआ सब बताया, लेकिन इंस्पेक्टर को थोड़ा शक हो रहा था कि लड़की की इतनी बुरी हालत हो गई और इसे जरा सी चोट सर पर लगी और ये बेहोश कैसे हो गया। इंस्पेक्टर ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है और उसे हिरासत में लेने को कहा। पंकज अपनी सफाई देने लगा, मुझे क्यों पकड़ रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर ने कहा, तुमने नाबालिग को भगाने की कोशिश की है, यही तुम्हारा जुर्म है। लॉकअप में थोड़ी सख्ती के साथ 2-4 डंडे पड़ते ही पंकज ने सब सच उगल दिया कि उसने ही सब प्लान किया था अपने दोस्तों के साथ मिलकर। राधिका बेवकूफ थी, हमारे जाल में फंस गई थी। पुलिस ने उसके बाकी दोस्तों का पता उगलवा कर सबको हिरासत में ले लिया और बैग भी बरामद कर लिया। अगले दिन दोपहर तक राधिका को होश आया। भाई को सामने देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। संजय भी उसे गले से लगाते हुए रोने लगा। उसने फिर खुद को संभालते हुए कहा, हिम्मत मत हार राधिका, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, और पंकज की सारी असलियत बता दी। सुनकर राधिका को खुद पर गुस्सा आने लगा। कितनी बड़ी बेवकूफ थी वो, जो अपने भाई पर भरोसा न कर पंकज जैसे हैवान के चक्कर में पड़ गई। उसकी एक भूल ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लापरवाही की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी उसे। हॉस्पिटल से आने के बाद भी राधिका सहज नहीं हो पा रही थी। बबीता और संजय ने हालात को देखते हुए मंदिर में शादी कर ली और बबीता ने नौकरी भी छोड़ दी, जिससे वो हर वक्त राधिका के साथ रह सके। काफी वक्त लगा राधिका को संभलने में, लेकिन भाभी बबीता ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा, हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाती रही। इस बात को अब 5 साल हो चुके थे। राधिका की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और वो अच्छे जॉब में भी है। वहीं उसकी मुलाकात नीरज से हुई। दोस्ती से होकर रिश्ता प्यार तक पहुंचा और भाई भाभी के आशीर्वाद के साथ अब शादी के बंधन में बंधने वाले हैं दोनों। राधिका के लिए नीरज किसी फरिश्ते से कम नहीं। सब कुछ जानने के बाद भी वो पीछे नहीं हटा। बुआ बुआ, मम्मी बुला रही हैं, आप सुन क्यों नहीं रहे? परी की आवाज से राधिका की तंद्रा भंग हुई और वो परी को गोद में उठाकर भाभी की तरफ मुस्कुराते हुए चल पड़ी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।